एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस बयान की वजह से ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है और लोकसभा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन यह बयान सुनने में उतना बुरा तो नहीं लग रहा जिससे कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा दी जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने जो कहा वो ये है, अब मैं इस बयान को थोड़ा बदल देता हूँ, मोदी सरनेम की जगह खान लिख देता हूँ और आगे के नामों को बदल देता हूँ। चलिए अब इस बयान को बढ़ के देखिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों के नाम खान कैसे है? अब्दुल खान, सलीम खान, जाकिर खान। अब थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे खान निकलेंगे। अब आ रहा है कुछ समझ में? लग रहा है ना कि ये नफरत से भरा भाषण है। बस राहुल गांधी इसी बात की वजह से फंस गए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी या नीरव मोदी को नहीं, मोदी को किसी चोर कहा। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के साथ ये खेल कैसे हो गया और वो अब इस सजा से कैसे बच सकते हैं। Let's get you some breaking news coming out of India now. Rahul Gandhi has been disqualified from the parliament. This यार तुम लोगों ने क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। राहुल गांधी के इस मामले को समझने से पहले हमें करीब 18 साल बैक जाना होगा, क्योंकि वहीं से कहानी की शुरुआत होती है, यानी 2005 में। इस महिला का नाम है लिली थॉमस। 2005 में वकील लिली थॉमस ने एक अन्य शख्स के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी आरपीए की धारा 8(4) को चुनौती दी, क्योंकि ये धारा हाई कोर्ट में लंबित अपीलों के कारण सजा याफ्ता विधायकों को अयोग्यता से बचाती थी। यानी कोई भी विधायक या सांसद सजा मिलने के बाद भी अपने पद पर बने रह सकता था। लिली थॉमस चाहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपराधिक बैकग्राउंड के नेता हैं वो लोकसभा या विधानसभा में नहीं होने चाहिए। इसके बाद 10 जुलाई 2013 को आई सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और वो सजा भुगतने के बाद भी 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त की सरकार इस फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के इस अध्यादेश का विरोध किया था। राहुल ने इसे कंप्लीट नॉनसेंस बताया था। राहुल का उस वक्त कहना था कि इस देश में लोग अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे छोटे समझौते नहीं कर सकते। यानी वो भ्रष्टाचारी और दागी नेताओं के खिलाफ थे और सजा मिले हुए विधायकों और सांसदों के पद पर बने रहने के भी खिलाफ थे। इसके साथ ही उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार के उस अध्यादेश का विरोध किया था। दागी लोगों को संसद के अंदर उनकी मेंबरशिप और सदस्यता बरकरार रहे, इस पे ऑर्डिनेंस ले आएंगे और फिर कुछ पार्टियां बाहर आके कहेंगे हम इसका विरोध करते हैं। अंदर सबकी सेटिंग हो गई है। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने अपना अध्यादेश वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बरकरार रहा। जैसा कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अपने आप में कानून बन जाता है। ऐसे में यह फैसला भी कानून बन गया और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले अनेक नेताओं को अपने पदों से हाथ धोना पड़ा। लालू प्रसाद यादव और आजम खान वो बड़े नाम हैं जिनको अपने पदों को गंवाना पड़ा और अब राहुल गांधी भी सूची में शामिल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या खेल हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आ जाते हैं 2019 में। देश में चुनावों का माहौल था। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की सीधी टक्कर थी और दोनों ओर से बयानबाजियां हो रही थी, जैसा कि आमतौर पर चुनावों में होता है। और इस चुनाव में कांग्रेस ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का मुद्दा बना रखा था और वो उनके किए फ्रॉड्स को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर थे। तो इस सियासी गहमा गहमी में राहुल गांधी ने उस दौरान 2 ऐसे बयान दिए थे जो चर्चा का विषय बने। एक चौकीदार चोर है और दूसरा जो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। क्योंकि चौकीदार चोर है बयान पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी पर केस हुआ। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे और इस बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांग ली थी। उसके बाद ये केस समाप्त हो गया और नॉर्मली मानहानि के केस माफी मांगने के बाद लगभग समाप्त हो ही जाते हैं। उसी तरह से इस केस से राहुल निकल आए। अब आते हैं दूसरे बयान पर। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक बयान दिया था। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे।
राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं। इनका आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि हुई है। इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499, 500 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और मानहानि के मामले में मैक्सिमम 2 साल की सजा होने का प्रावधान है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में कई बार सुनवाई के लिए बुलाया गया, क्योंकि राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले में वो फंसते चले गए। राहुल ने बार बार कहा कि वो सावरकर नहीं है, गांधी है, माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगकर आए थे, लेकिन इस मामले में अड़े रहे। शायद उनके वकीलों ने यह मशवरा दिया होगा कि हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को मानहानि के इस मामले में कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा दी, मैक्सिमम 2 साल की सजा, जो कि आमतौर पर दी नहीं जाती है, और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि हाथों हाथ राहुल गांधी को जमानत मिल गई और कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसके तहत किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी मामले में 2 या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो उसी वक्त से पद से बर्खास्त हो जाता है। और 2013 में राहुल गांधी कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में थे, और तो अब 10 साल बाद राहुल गांधी को भी सजा दी जा रही है, सुनाई गई है और उनकी सांसदी पर तलवार लटक गई है। और हुआ भी यही। अगले ही दिन यानी 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। यह दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 1 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया। इसका मतलब यह था कि 2 साल की सजा और 6 साल आगे के, यानी राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब यह हुआ कि 2031 तक राहुल गांधी किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी सोचिए कितना बड़ा खेल है। अगर यही फैसला 2 साल पहले आ जाता तो संभव था कि राहुल गांधी कम से कम 2029 के लोकसभा चुनाव तक वापस चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते, लेकिन यह फैसला पूरा गणित बैठाकर किया गया है। उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष में हलचल पैदा हो गई। अब यह बयान गलत था या सही था, उसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया और उस पर कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की नीयत खराब नहीं थी। उन्होंने कोई मोदी समाज को जानबूझकर अपमानित नहीं किया था, ऐसा मुझे लगता है। नीरव मोदी और ललित मोदी आदि को टारगेट करने के चक्कर में या नरेंद्र मोदी से जोड़ने के चक्कर में बात का जो अर्थ था उसका अनर्थ हो गया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे माफी मांगी, इस मामले में भी अगर माफी मांग लेते तो मामला रफा दफा हो जाता। हालांकि अब राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के बायो में भी डिस्क्वालीफाइड एमपी लिख लिया है और कांग्रेस इस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेगी। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी मोदी से सवाल पूछते हैं, इसलिए उन्हें संसद से हटाया गया है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के लिए अब आगे की कानूनी राह क्या है। राहुल गांधी अब ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संभव है कि उनकी सजा में कुछ कटौती हो सकती है या निलंबित भी की जा सकती है, लेकिन क्या होता है यह तो आगे की प्रक्रिया में ही पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी को जो सजा दी गई है वो इस मामले में अधिकतम सजा दी गई है, जो कि ऐसा अक्सर होता नहीं है। अगर उनकी सजा 2 साल से कम कर दी जाती है तो वो फिर से सांसद के रूप में बहाल हो जाएंगे और चुनाव लड़ने की भी कोई बंदिश उन पर नहीं रहेगी। कांग्रेस को विश्वास है कि ऊपरी अदालत में सजा में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी सूरत के इस कोर्ट का फैसला अगर बना रहता है तो समझिए राहुल गांधी का कैरियर लगभग समाप्त समझिए, क्योंकि वो इस सजा के बने रहने के बाद करीब 8 साल वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी 2031 तक। इस बीच 2 लोकसभा चुनाव बीत चुके होंगे और फिर तब तक भारतीय राजनीति कितनी बदल चुकी होगी उसके बारे में हम आज कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यही नहीं, अभी तक राहुल गांधी पर ऐसे ही मानहानि के 4 मामले अलग अलग जगहों पर और चल रहे हैं, उनके भी फैसले आने बाकी हैं। यह तो बात रही कानूनी। अब आते हैं राजनीतिक असर पर। राहुल गांधी के डिस्क्वालीफाई होते ही अरविंद केजरीवाल में अलग तरह की ऊर्जा देखी जा सकती है। वो इस फैसले का विरोध तो कर रहे हैं, मोदी पर निशाना भी साध रहे हैं, जबकि 2013 में वो इस नियम के पक्ष में थे कि यही कानून होना चाहिए, लेकिन अब वो वैसी ही कार्रवाई हुई है उसका ये विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें केजरीवाल के इन बयानों की तो भीतर ही भीतर वो खुश हैं। उन्हें लगता है कि 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल नहीं होंगे तो विपक्ष की ओर से उनके नाम को आगे किया जा सकता है या वो खुद को मोदी के सामने पेश कर सकते हैं। तो वो इस अचानक से पैदा हुए वैक्यूम में खुद को तलाश रहे हैं। और आम आदमी पार्टी 24 के चुनावों में मुख्य विपक्षी दल होने की बात तो अनेक बार कह ही चुकी है।
तो केजरीवाल के लिए यह सुनहरा अवसर है और भले ही वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का विरोध करते हों, और इधर अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को मौका देना चाहिए या आगे करना चाहिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बाहरी तौर पर जरूर विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है या राहुल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अलग तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब ये सबको पता है कि राहुल गांधी मोदी को टक्कर नहीं दे पाए हैं। कांग्रेस ने 2 बार मोदी के सामने उनको उतारा है, दोनों ही बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सबको पता है कि राहुल का राह से हटना अनेक नेताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राह खोल सकता है। दूसरा, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी के रहते उनको उतना नुकसान नहीं था जितना उनका डिस्क्वालीफाई होने से है, क्योंकि राहुल गांधी के रूप में उनके सामने मजबूत नेता नहीं है। भाजपा के लिए राहुल सॉफ्ट टारगेट है। तो ये कहना कि बीजेपी ने उनको रास्ते से हटा दिया है, इस पर विचार किया जा सकता है। आखिर उनको क्यों हटा दिया गया, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो टाइमिंग है, जो सजा दी गई है, उसमें कुछ न कुछ झोल है। अब अहम सवाल है कि क्या राहुल गांधी का एंड हो गया है या अभी भी उनमें कुछ बाकी है। अगर ये सजा बरकरार रहती है तो कांग्रेस को कोई दूसरा चेहरा सामने करना ही होगा। राहुल गांधी के पास सिर्फ जमीन पर काम करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कुछ पत्रकारों का मानना है कि यह भी हो सकता है कि उसके बाद राहुल का कैरियर बूस्ट हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया था और जब वो बाहर आई थी और उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उनकी सरकार बनी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी का कैरियर नए सिरे से शुरू हो जाए। पत्रकार रशीद किदवी अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न खल्दून से तैमूर ने राजवंशों के भाग्य के बारे में पूछा था। खल्दून ने जवाब दिया था कि राजवंश का वैभव शायद ही कभी 4 पीढ़ियों से आगे बढ़ पाता है। समकालीन भारतीय इतिहास की लोकतांत्रिक दुनिया की परिप्रेक्ष्य में महान नेहरू गांधी परिवार के उत्थान और पतन को देखें तो यह इब्न खल्दून की बात की ओर इशारा करता दिखता है, और राहुल गांधी इस परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं और कांग्रेस मझधार में खड़ी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मुझे सहयोग करें, आप मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं जितनी आप में क्षमताएं हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का निशान भी दबा लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Let's get you some breaking news coming out of India now. Rahul Gandhi has been disqualified from the parliament. This और यार तुम लोगों ने क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने।